आज की इस वीडियो में हम लोग मोलर चालकता की सांद्रता पर निर्भरता के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात मोलर चालकता किसी विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता परिवर्तित करने पर किस प्रकार परिवर्तित होता है उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। पहले हम लोग जान चुके हैं कि जो भी विलयन की चालकता होती है वो आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। तो एक निश्चित आयतन में आयनों की संख्या जितना अधिक होती है उस विलयन की चालकता या मोलर चालकता उतनी ही अधिक होती है। तो विद्युत अपघट्य भी दो तरह के हैं। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य जो प्रत्येक सांद्रता पर पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाता है। ऐसे विद्युत अपघट्यों को प्रबल विद्युत अपघट्य या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, जो हर एक सांद्रता पर पूर्ण रूप से अपने आयनों में क्या हो वियोजित हो जाते हैं। तो और दूसरे जो होते हैं उनको हम कहते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, यानी ऐसे विद्युत अपघट्य जो किसी भी सांद्रता पर पूर्ण रूप से वियोजित नहीं, उनका वियोजन बहुत कम मात्रा में होता है, लगभग 20% या उससे कम होता है। यानी 100 अगर अणु लिए जाएं तो उससे कम अणु आयनों में वियोजित होते हैं। तो अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं उनकी मोलर चालकता प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता जब परिवर्तित की जाए, यानी सांद्रता को घटाया जाए या सांद्रता को बढ़ाया जाए, तो किस प्रकार परिवर्तित होती है। अब चूंकि हम ये जान चुके हैं कि जो प्रबल विद्युत अपघट्य हैं वो पूर्ण रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं, उनमें अब कोई अणु बचा नहीं रहता है वियोजित होने के, तो आयनों की संख्या में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता। तो इसीलिए जब प्रबल विद्युत अपघट्य लिया जाता है तो एक निश्चित आयतन में जो भी आयन है उनकी जो भी चालकता होगी वो उस प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होगी। अगर मान लीजिए ये देखा जाता है कि जब प्रबल विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाई जाती है, सांद्रता को हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं, यानी तनुता घटाते हैं, डाइल्यूशन को कम करते हैं, तो उनकी मोलर चालकता में थोड़ा कमी आती है। बहुत ज्यादा कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन थोड़ा कमी आती है। इस कमी आने का कारण क्या है? आयनों की संख्या में तो परिवर्तन है नहीं, क्योंकि वो पूर्ण रूप से आयनों में क्या है वियोजित है। तो लेकिन फिर भी अगर सांद्रता बढ़ा दी जाती है या तनुता कम कर दी जाती है तो प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता थोड़ा कम हो जाती है। ज्यादा कम नहीं होती, थोड़ा बहुत कम होता है। उसका कारण क्या है कि जब निश्चित आयतन में आयनों की संख्या बढ़ती है, सांद्रता बढ़ाएंगे तो एक निश्चित आयतन में आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। आयनों की संख्या बढ़ने के कारण उन आयनों के बीच आकर्षण बल अट्रैक्टिव फोर्स कार्य करने लगता है। तो आयन एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं, विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करने लगते हैं, जिससे उन आयनों की गति कम हो जाती है। जितना तेज उनको गति करना चाहिए उतना तेज नहीं कर पाते, और आयनों की जब गति कम होगी, आयनों की गति कम होने के कारण प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता कुछ कम हो जाती है। इसी प्रकार प्रबल विद्युत अपघट्य की सांद्रता को जब कम करते हैं, यानी डाइल्यूशन या तनुता को बढ़ाते हैं, तो तनुता या सांद्रता घटाने पर प्रबल विद्युत अपघट्यों के वियोजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी उनका ऐसा नहीं हुआ कि वियोजन बढ़ जाए या वियोजन घट जाए, वियोजन तो उतना ही होता है। लेकिन जब आप तनुता बढ़ाते हैं या डाइल्यूशन बढ़ाते हैं या सांद्रता को कम करते हैं तो फिर निश्चित आयतन में विद्युत अपघट्य के आयनों की संख्या कम हो जाती है, और जब आयनों की संख्या एक डेफिनेट वॉल्यूम में निश्चित आयतन में कम होगी तो उन आयनों के बीच आकर्षण बल कुछ कम हो जाएगा, और आयनों के बीच आकर्षण बल कम होने के कारण आयनों की गति बढ़ जाती है, और आयनों की जब गति बढ़ेगी तो फिर उनकी मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की जो मोलर चालकता है वो सांद्रता कम करने पर थोड़ा बहुत क्यों बढ़ती है? वो इसलिए बढ़ती है कि आयनों के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है, या सांद्रता बढ़ाने पर मोलर चालकता कुछ घट जाती है, तो उसका मुख्य कारण ये है कि आयनों के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है। आयनों की संख्या को आप नहीं कहेंगे, आयनों के बीच आकर्षण बल बढ़ जाता है जिससे उनकी गति कम हो जाती है, और इस प्रकार एक प्रबल विद्युत अपघट्य
विलयन की जब आप सांद्रता बढ़ाते हैं तो उसकी मोलर चालकता का मान कुछ कम हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हम लोग एक ग्राफ की सहायता से देखेंगे। जैसे ये ग्राफ है, ग्राफ में आप देख रहे हैं किसके बीच खींचा गया है, विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता के वर्गमूल और मोलर चालकता के बीच ये वक्र खींचा गया है। अब इसमें आप देख रहे हैं, और ये वक्र किसके लिए, पोटेशियम क्लोराइड के लिए, KCl। पोटेशियम क्लोराइड एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। हम देखते हैं, आप देखिए C का मान बहुत जब कम है, यानी 0 की ओर है, यानी तमता अनंत की ओर है, तो C का मान या सांद्रता का मान जब बहुत कम है तो फिर आप देखेंगे कि ये वक्र एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है। जब सांद्रता का मान या C का मान कम है, यानी तमता बहुत अधिक है, तो ये वक्र एक लीनियर प्राप्त होता है या रैखिक प्राप्त होता है। लेकिन जैसे जैसे सांद्रता बढ़ाते जाएंगे, यानी तमता कम करते जाइए या सांद्रता बढ़ाते जाइए या C का मान बढ़ाते जाइए, तो हम देखते हैं कि ये वक्र अब सांद्रता का जो वर्गमूल है उसके अनुसार रैखिक नहीं है, लीनियर नहीं है। थोड़ा बहुत ये वक्र टेढ़ा ऐसे कर्व के रूप में आपको दिखाई देता है। तो लेकिन जब आप सांद्रता एकदम 0 कर दें, सांद्रता को क्या करिए, 0 करिए, तो 0 करने पर आप देख रहे हैं 0 की ओर आ रहे हैं। अगर आप तो देखिए थोड़ा बहुत क्या होता है, वक्र सीधा होता जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर की ओर जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर की ओर जाता है। इसका मतलब ये मोलर चालकता का मान क्या हो रहा है, बढ़ता है, थोड़ा बहुत बढ़ता है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। 0 सांद्रता पर या अनंत तनुता कह सकते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर या 0 कंसंट्रेशन पर, उसी वक्र को हम लोग आगे बढ़ाएं, एक्सट्रापोलेट करें या बहिर्वेशन करें उसका, तो जब 0 सांद्रता पर आएंगे या अनंत तनुता पर आएंगे तो ये पोटेशियम क्लोराइड का जो वक्र है ये आकर के आपकी y अक्ष को या मोलर चालकता अक्ष को क्या कर रहा है, एक स्थान पर आकर के काट रहा है। जहां पे काट रहा है इसका मतलब ये है कि ये क्या हो गया, अनंत तनुता पर उस विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता होगी, क्योंकि 0 सांद्रता है तो तनुता क्या होगी, उसकी व्युत्क्रम अनंत, तो अनंत तनुता पर ये क्या हो गया, मोलर चालकता किसकी हो गई, पोटेशियम क्लोराइड की हो गई। यानी प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता आप डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। और किस प्रकार ज्ञात करेंगे, सांद्रता को घटाते जाइए, अनंत की ओर ले जाइए और वक्र बनाते जाइए। जहां पर वक्र मोलर चालकता अक्ष को काटे वो अनंत तनुता पर प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होगी। अर्थात प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता आप डायरेक्ट या सीधे वक्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए एक इक्वेशन दिया गया है, एक समीकरण है जिसका नाम है डी-बाई-हकल-ओनसेगर इक्वेशन या समीकरण। इस समीकरण की सहायता से प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए है, और ये समीकरण है क्या, लैम्डा m इज इक्वल टू, यानी मोलर चालकता विद्युत अपघट्य की इज इक्वल टू लैम्डा m इनफाइनाइट, यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता माइनस a एक स्थिरांक है √c। इसी समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, डी-बाई-हकल-ओनसेगर समीकरण, जहां लैम्डा m मोलर चालकता है प्रबल विद्युत अपघट्य की, लैम्डा m इनफाइनाइट या अनंत, ये अनंत तनुता पर इनफाइनाइट डायरेक्शन पर प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता है, a एक स्थिरांक है, c सांद्रता है, विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता है। तो इस समीकरण की सहायता से प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताएं ज्ञात की जा सकती हैं। आप वक्र से भी देखे हो, वक्र को करना क्या है कि सांद्रता को कम करते जाइए, कम करते जाने पर होगा क्या कि वो मोलर चालकता अक्ष को किसी स्थान पर काटेगा, यानी उसको बहिर्वेशित करेंगे, बढ़ाएंगे, एक्सट्रापोलेट करेंगे, तो लैम्डा जो m एक्सिस है, लैम्डा m एक्सिस या मोलर चालकता का जो अक्ष है वो जहां पर काटेगा वो उसकी क्या कहलाएगी, अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहलाएगी।
तो यही मेरे कहने का मतलब है कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता प्रत्यक्ष रूप से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता कैसे ज्ञात की जाएगी, या दुर्बल विद्युत अपघट्यों की जो मोलर चालकता है उसका सांद्रता या तनुता के साथ क्या संबंध है, कैसे परिवर्तित होती है। तो बात वहीं से शुरू की जाएगी कि जब आयनों की संख्या अधिक होगी तो मोलर चालकता का मान अधिक होगा। प्रबल विद्युत अपघट्यों में तो क्लियर था कि वहां आयनों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। यहां पर क्या है, दुर्बल विद्युत अपघट्य कि जब आप तनुता बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं या सांद्रता को कम करते हैं तो उनके वियोजन की मात्रा बढ़ती है, यानी अणु आयनों में अधिक से अधिक टूटना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आयन जब अधिक संख्या में प्राप्त होंगे, एक निश्चित वॉल्यूम में जब आयनों की संख्या बढ़ जाएगी तो फिर मोलर चालकता का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसलिए दुर्बल जो विद्युत अपघट्य हैं उनकी जब तनुता को बढ़ाया जाता है या सांद्रता को कम किया जाता है तो आयनों की संख्या बढ़ने के कारण, एक निश्चित आयतन में आयनों की संख्या बढ़ने के कारण मोलर चालकता बढ़ जाती है। इसी प्रकार अगर दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता बढ़ाई जाए, सांद्रता को क्या कर दें, बढ़ा दें, तनुता को कम कर दें, तो तनुता कम करने पर या सांद्रता बढ़ाने पर वियोजन की मात्रा घटती है। ये बात सिर्फ दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए हो रही है, क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य तो पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, उनके ऊपर सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो दुर्बल विद्युत अपघट्य अगर इनकी सांद्रता आप बढ़ाएंगे या तनुता को कम करेंगे तो फिर इनके वियोजन की मात्रा घट जाती है। जैसे ही सांद्रता बढ़ेगी वियोजन की मात्रा घट जाएगी, यानी अणुओं का आयन के रूप में टूटना कम हो जाएगा, जिससे आयनों की संख्या कम प्राप्त होगी, और आयनों की संख्या कम प्राप्त होगी तो फिर उस दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता का मान भी क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर मोलर चालकता घटने और बढ़ने का कारण क्या है कि आयनों की संख्या में वृद्धि या कमी, यानी तनुता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों के आयनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे उनकी मोलर चालकता बढ़ती है, और सांद्रता बढ़ाने पर दुर्बल विद्युत अपघट्यों की वियोजन की मात्रा घट जाती है, क्योंकि आयनों की संख्या घट जाती है। तो वहां दूसरा कारण था दुर्बल विद्युत अपघट्यों में, दूसरा कारण है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तनुता बढ़ाने पर इनकी मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तनुता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता बढ़ेगी, और तनुता घटाएंगे तो मोलर चालकता दुर्बल विद्युत अपघट्यों की घटेगी, और ये तेजी से परिवर्तित होती है। कारण क्या है कि जैसे ही आप तनुता बढ़ाते हैं अधिक से अधिक अणु आयनों में वियोजित होना प्रारंभ हो जाते हैं, तो आयनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, और तेजी से बढ़ने के कारण इनकी मोलर चालकता का मान भी तेजी से बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। वक्र से अगर देखें, देखिए ग्राफ में देखिए, ग्राफ में आप देख सकते हैं हमने एक दुर्बल विद्युत अपघट्य HT का लिया और इसके बीच ग्राफ खींचा गया है, सांद्रता के वर्गमूल √C और मोलर चालकता के मध्य ग्राफ खींचा गया है। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि जो ग्राफ है बहुत नीचे से प्रारंभ है। नीचे से प्रारंभ होने का कारण क्या है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता का मान बहुत कम होता है। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि सांद्रता को हम कम करते जा रहे हैं, यानी तनुता को बढ़ाते जा रहे हैं, तो प्रारंभ में धीरे धीरे मोलर चालकता का मान बढ़ता है, ग्राफ धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है। लेकिन जब सांद्रता बहुत कम कर दी जाती है या तनुता अनंत की ओर आती है, तो फिर आप देखेंगे कि ये कर्व या ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर की ओर जाता है, एकदम ये मोलर चालकता अक्ष के समांतर हो जाता है, बिल्कुल एकदम y अक्ष के पैरेलल है। लेकिन ये y अक्ष को या मोलर चालकता अक्ष को किसी बिंदु पर काटता नहीं, बल्कि उसके समांतर हो जाता है। तो जब आप तनुता बढ़ाते जा रहे हैं या सांद्रता को शून्य कर दे रहे हैं आप, तब भी ये मोलर चालकता अक्ष को कहीं नहीं काट रहा है। इसका मतलब यह है कि अनंत तनुता पर भी आप दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता एकदम सही ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि ये कर्व या वक्र कहीं भी मोलर चालकता अक्ष को नहीं काटता। प्रबल विद्युत अपघट्य में हमने देखा कि मोलर चालकता अक्ष को वो काट रहा था, तो जहां पे काट रहा था वो उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो गई। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य का जो वक्र है वो मोलर चालकता अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता प्रत्यक्ष रूप में आप ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर जो है कारण बता दिया गया
कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता प्रत्यक्षतः ज्ञात नहीं की जा सकती, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता प्रत्यक्षतः वक्र से या डी बाई हकल ऑन सेगल समीकरण की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता तब ज्ञात कैसे की जाएगी, उसके लिए, उसको जानने के लिए उससे पहले हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण एक समीकरण जानना होगा, एक नियम जानना होगा, जिसका नाम है कोलराउश का नियम। इस नियम का नाम है कोलराउश का नियम। बहुत पूछा जाता है, एकदम इसको याद रखिएगा आप लोग, कोलराउश का नियम। कोलराउश का नियम क्या है ये आपको जानना है। कोलराउश लॉ, कोलराउश लॉ। इस नियम को जानना है कि कोलराउश का क्या नियम है। तो कोलराउश के अनुसार विद्युत अपघट्य विलयन में जितने भी आयन उपस्थित होते हैं वो सभी आयन मोलर चालकता में एक निश्चित योगदान देते हैं। यानी हर एक आयन मोलर चालकता में अपना योगदान, अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इस पर निर्भर नहीं करता कि दूसरा आयन कौन सा है। यानी विलयन में उपस्थित एक आयन जो मोलर चालकता में योगदान दे रहा है वो इस पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता कि दूसरा आयन किस प्रकृति का है, कैसा है, उस पर उसकी निर्भरता नहीं होती। तो यहाँ पर कोलराउश के नियम के अनुसार एक जो भी विद्युत अपघट्य विलयन है वो इस बात पर विद्युत अपघट्य विलयन है वो उसमें उपस्थित आयन, हर एक आयन, उसमें उपस्थित हर एक आयन मोलर चालकता में एक निश्चित योगदान देता है। तो इस नियम के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य विलयन या कोई प्रबल विद्युत अपघट्य हो, कोई भी विद्युत अपघट्य हो, उसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित सभी आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो कोलराउश का नियम क्या हुआ कि किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित सभी आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है ना। तो धनायन जितने भी होंगे और ऋणायन जितने भी होंगे उन सब की मोलर चालकताओं को हम क्या करें, जोड़ दें, तो हमको उस विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर ज्ञात हो जाएगी। जैसे इस नियम के अनुसार हम कहें कि मोलर चालकता अनंत तनुता पर किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की कितनी होगी, तो हम ये कह सकते हैं न्यू प्लस, ये प्लस छोटा सा बनाया है हमने, यहाँ पे धन नहीं बनाया, यहाँ पर एक सबस्क्रिप्ट दिखाया है, यानी धनायनों की संख्या और उस धनायन की मोलर चालकता लैम्डा, ऐसे कर सकते हैं आप, प्लस है ना, और इनफाइनाइट। इसका लिखने का मतलब ये हुआ, यह मोलर चालकता किसकी ज्ञात करें, विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, वो कितने के बराबर होगी, उस विद्युत अपघट्य विलयन में उपस्थित धनायन लैम्डा प्लस जो हमने लिखा है वो धनायन की मोलर चालकता लिखा है अनंत तनुता पर, और जितने धनायन होंगे उसके फार्मूले से आपको पता लग जाएगा कि न्यू प्लस का क्या है। प्लस इसी तरह से आप ऋणायन को लिखेंगे, न्यू माइनस ये छोटा सा लिखेंगे, और ये लैम्डा माइनस ये सबस्क्रिप्ट के रूप में है, ये इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ किसी विद्युत अपघट्य विलयन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी होगी, धनायनों की कुल धनायन, जितना भी धनायन है उसमें, वो फार्मूले से पता लग जाएगा कि एक अणु में कितने धनायन है और कितने ऋणायन है। तो जितने धनायन होंगे यहाँ पे वो संख्या लिखेंगे आप, और धनायन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर, प्लस ऋणायन जितने होंगे उनकी संख्या लिखेंगे, और उस ऋणायन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर लिखी जाएगी। तो ये कोलराउश के नियम की सहायता से आप किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता अनंत तनुता पर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे HCl की अगर आपको मोलर चालकता लिखना है, HCl की मोलर चालकता, तो HCl की मोलर चालकता कैसे लिखी जाएगी, तो HCl की मोलर चालकता लिखने के लिए आप लिखेंगे लैम्डा HCl,
यहाँ पर है HCl की मोलर चालकता अनंत तलता पर। तो इसमें देखिए हाइड्रोजन आयन है और क्लोराइड आयन, एक ही धन आयन है और एक ऋण आयन है, तो न्यू प्लस का मान 1 हो गया। तो यहाँ आप लिखेंगे लैम्डा, ये हाइड्रोजन आयन छोटा सा लिखेंगे आप इनफाइनाइट, यानी हाइड्रोजन आयन की मोलर चालकता प्लस, अब यहाँ पर क्लोराइड आयन, एक ही क्लोराइड आयन है, तो न्यू माइनस का मान 1 हो गया और ये लैम्डा क्लोराइड आयन, ये हो गया इनफाइनाइट। तो इस तरह से HCl की हमने मोलर चालकता लिखा किस नियम के अनुसार, कोलराउस नियम के अनुसार। इसी तरह मान लीजिए बैरियम क्लोराइड की मोलर चालकता लिखनी है BaCl2 की, तो इसमें एक धन आयन है और दो ऋण आयन है, दो क्लोराइड आयन है और एक बैरियम आयन है। तो यहाँ पर लैम्डा BaCl2 छोटा सा आप लिखिएगा, बस ये दर्शाने के लिए कि किसका आप लिख रहे हैं मोलर चालकता अनंत तलता पर मोलर चालकता बैरियम क्लोराइड लिख दी होगी, एक ही धन आयन है, तो न्यू प्लस का मान 1 हो जाएगा और यहाँ पर बैरियम आयन की मोलर चालकता Ba2 प्लस, बैरियम में दो धनावेश होता है, प्लस न्यू माइनस दो क्लोराइड आयन मिलेंगे, दो Cl माइनस मिलेंगे, तो 2 न्यू माइनस का मान हो गया 2 लैम्डा Cl माइनस अनंत इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया, लैम्डा या बैरियम क्लोराइड की अनंत तलता पर मोलर चालकता कितनी हो गई, लैम्डा Ba2 प्लस इनफाइनाइट प्लस 2 इनटू लैम्डा Cl माइनस क्लोराइड। इसी तरह से आप लिख सकते हैं जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट की हमने Al2SO4 होल थ्राइस, तो इसका जो आप लिखेंगे लैम्डा Al2SO4 होल थ्राइस, ये कितने के बराबर होगा, ये हो जाएगा, देखिए इसमें दो एल्यूमिनियम आयन मिलेंगे, तो धनायन का मान 2 है, धनायन की संख्या कितनी है 2 लैम्डा Al3 प्लस एल्यूमिनियम के 3 धनावेश प्लस लैम्डा, अब सल्फेट 3 आपको मिलेंगे 3 लैम्डा SO4 2 माइनस इनफाइनाइट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता इस नियम से कैसे लिखेंगे, लैम्डा इनफाइनाइट Al2SO4 थ्राइस इज इक्वल टू 2 गुणे, यानी 2 एल्यूमिनियम आपको मिल रहे हैं इनफाइनाइट, यानी एल्यूमिनियम की मोलर चालकता अनंत तलता पर, और 3 सल्फेट मिल रहे हैं, तो 3 इनटू सल्फेट आयन। तो इस तरह से विभिन्न विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता उनका फार्मूला देख करके निकाला जा सकता है। जैसे आपको दिया हो कि एल्यूमिनियम आयन की मोलर चालकता अनंत तलता पर इतने हैं और सल्फेट आयन की मोलर चालकता अनंत तलता पर इतनी है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता कितनी होगी, तो एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता इस फार्मूले से सीधे आप निकाल सकते हैं। या इन तीन में से कोई भी दो राशि दी गई होगी तो तीसरे का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे इसका मान दिया गया और ये दिया गया, तो इसका मान आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से बाकी राशियों का मान निकाला जा सकता है। तो कोलराउस का नियम महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि हम लोग इससे अगर आयनों की मोलर चालकताएं दी गई हैं अनंत तलता पर, तो हम विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला महत्व क्या हो गया कि विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताएं ज्ञात की जा सकती हैं, वो दुर्बल हो या प्रबल हो। तो प्रबल होगा तो कोई समस्या नहीं है, उसका दिया गया होगा। दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताएं कैसे ज्ञात की जाएंगी, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताएं ज्ञात करने का एक तरीका तो ये है कि उन सभी आयनों की जो दुर्बल विद्युत अपघट्य में उपस्थित हैं उनकी मोलर चालकताएं आपको अगर मालूम हैं तो फिर उनको जोड़ दीजिए, उनकी संख्याओं से गुणा करते हुए कोलराउस के नियम से जोड़ दीजिए, पता लग जाएगा। लेकिन अगर नहीं मालूम है तो अप्रत्यक्ष रूप से हमको उसको ज्ञात करना होगा। तो पहला इंपॉर्टेंस या महत्व क्या हो गया कि आप दुर्बल विद्युत या प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताएं ज्ञात कर सकते हैं। जो दूसरा महत्वपूर्ण ये है इसका महत्व कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता इस नियम की सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको बता दे रहे हैं। तो कोलराउस के नियम के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताएं मालूम होना चाहिए। क्योंकि प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं है, वो प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात की जा सकती है। तो अगर आपको दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो कम से कम 3 प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताएं मालूम होना चाहिए। कितनी? कम से कम 3 प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताएं ज्ञात होनी चाहिए। जैसे अगर आपको एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करनी, एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता ज्ञात करनी, ये दुर्बल विद्युत अपघट्य,
तो इसके लिए कम से कम आपको 3 अन्य प्रबल विद्युत अपघट्यों की मूलक चालकताएं ज्ञात होनी चाहिए। जैसे अगर इसकी चालकता ज्ञात करनी है तो आपके पास आपको 3 प्रबल विद्युत अपघट्य चाहिए। वो मान लीजिए दिया गया है, सोडियम एसीटेट एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, HCl एक प्रबल विद्युत अपघट्य है, और इसी तरीके से सोडियम क्लोराइड ये भी एक प्रबल विद्युत अपघट्य है। ये तीनों हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिखे हैं। इन तीनों की मूलक चालकताएं प्रत्यक्षतः ज्ञात हो जाएंगी। या आपको क्वेश्चन में दिया होगा इन तीनों की सहायता से आप एसिटिक अम्ल की मूलक चालकता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये जो मूलक चालकता लैम्डा या लैम्डा CH3CONA ये कितने बराबर हो जाएगी? ये हो जाएगा लैम्डा एसीटेट आयन CH3CO माइनस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा सोडियम आयन, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ये इक्वेशन मत कर। इसी तरह Cl की मोलर चालकता अनंत अंतता पर कितनी हो जाएगी? हो जाएगा ये लैम्डा हाइड्रोजन आयन अनंत अंतता पर प्लस लैम्डा क्लोराइड आयन अनंत अंतता पर क्या हो जाएगी? इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। इसी तरीके से लैम्डा NaCl ज्ञात करेंगे आप इन अनंत अंतता पर कोलराउस के नियम के अनुसार, ये हो जाएगा लैम्डा सोडियम आयन अनंत अंतता पर प्लस लैम्डा क्लोराइड आयन अनंत अंतता। ये 3 समीकरण आपके पास हो गए। ये मान सब आपको दिए होंगे एग्जाम में, इसका मान निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? इन्हीं तीनों समीकरण की सहायता से हम इसका मान निकालेंगे। वो कैसे करेंगे आप? अब देखिए इन 3 समीकरणों की सहायता से कैसे निकाला जाएगा। आप करिए क्या कि समीकरण 1 और 2 को क्या करिए, जोड़ दीजिए और 3 को उसमें से घटा दीजिए, यानी 1 + 2 - 3। तो बाएं तरफ क्या हो जाएगा? 1 + 2 लैम्डा सोडियम एसीटेट CH3CONA अनंत अंतता प्लस दूसरा हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट HCl माइनस लैम्डा इनफाइनाइट NaCl। ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा, अब इधर का भी आप दोनों को जोड़िए, लैम्डा एसीटेट आयन CH3CO माइनस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा सोडियम आयन इनफाइनाइट प्लस लैम्डा हाइड्रोजन आयन इनफाइनाइट प्लस इसको छोटा सा बना दीजिए इधर है प्लस लैम्डा क्लोराइड आयन इनफाइनाइट माइनस करिए माइनस लैम्डा सोडियम आयन, और ये भी माइनस हो जाएगा लैम्डा क्लोराइड आयन इनफाइनाइट। अब क्या होगा कि देखिए लैम्डा सोडियम आयन ये ऋण है, ये धनावेशित है, प्लस लैम्डा क्लोराइड आयन और माइनस लैम्डा क्लोराइड आयन कट जाएंगे। ये बचा क्या आपको? लैम्डा एसीटेट आयन CH3CO माइनस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा हाइड्रोजन आयन इनफाइनाइट, ये इतना बचा। और इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा या मोलर चालकता अनंत अंतता पर दोनों को जोड़ेंगे आप तो ये एसिटिक एसिड का हो जाएगा CH3COOH। तो अगर आपको एसिटिक एसिड की मोलर चालकता ज्ञात करनी है तो क्या करिए, सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता और HCl की मोलर चालकता को जोड़ करके उसमें से सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता को क्या करिए, घटा दीजिए, तो आपको मान प्राप्त हो जाएगा। यानी जो आपको ज्ञात करना था कि लैम्डा एसिटिक एसिड कितना होगा अनंत अंतता पर, कैसे ज्ञात किया हमने? कोलराउस के नियम का प्रयोग करके सभी प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं की सहायता से। तो ये हो गया लैम्डा सोडियम एसीटेट CH3CONA इनफाइनाइट प्लस लैम्डा HCl माइनस लैम्डा NaCl इनफाइनाइट। इसकी सहायता से आपको क्या मिल गया? एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता मालूम हो गई अनंत अंतता पर। ये दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो इसकी कैसे मालूम हुई? प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं की ज्ञान अगर है, आपको मालूम है इसका मान, तो हम निकाल सकते हैं कोलराउस के नियम का उपयोग करके। तो सबसे महत्वपूर्ण है, हमने एसिटिक एसिड कर लिया है, आपको दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य दिया जा सकता है। देख लीजिएगा कि किस समीकरण को जोड़ना पड़ेगा, किसको घटाना पड़ेगा, यानी हमको जो वास्तविक समीकरण चाहिए वो कैसे प्राप्त होगा। तो इस तरह से
जो कोर्स है इस बार यूपी बोर्ड में वो लगभग आपका चैप्टर कंप्लीट है। अब क्वेश्चन एक बाद में करा देंगे, अगले वीडियो में करा दिया जाएगा।